बार बहुत अच्छे से देख लो ताकि आप लोगों को कोई वो ना रहे। ये आपका पूरा सिलेबस है भाई, जिसमें आपका स्टार्टिंग में है आपका कि भाई स्टेप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालिसिस कैसे करेंगे, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, डिकम्पोजिशन, है ना। तो जैसा आपका सिलेबस दे रखा है सेम अपन उसी पैटर्न पे चलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है विद द पाइथन ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग। बिल्कुल पाइथन का जो स्टार्टिंग पार्ट है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, हेलो वर्ल्ड, है ना। जो इंटरेक्टिव मोड, दो मोड होते हैं जब भी हम पाइथन में जो है एग्जीक्यूट करवाते हैं, कि आपका इंटरेक्टिव मोड होता है, स्क्रिप्ट मोड होता है, उनको डिटेल में देखेंगे। पाइथन में कैरेक्टर सेट, पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं, पंक्चुएटर्स क्या होंगे, एल वैल्यू यानी कि लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू, है ना, कमेंट्स कैसे यूज करते हैं। फिर डेटा टाइप्स आ गया आपका, फिर आपके ऑपरेटर्स आ गए, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सप्रेशंस आ गई, एरर्स आ गई, फ्लो कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट, इटरेटिव यानी कि जो लूप वगैरह हम वहाँ पे पढ़ते थे सी प्लस प्लस में, सेम वहाँ पे यही चीज़ है। स्ट्रिंग्स आ गई, है ना, कि कौन सा, ये जो सारे फंक्शन है ना इनको बहुत अच्छे से करेंगे, हर एक को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि आउटपुट्स क्या आती हैं, किस तरीके से आती है, स्लाइसिंग वगैरह कैसे करवाते हैं, लिस्ट क्या है, टपल क्या है ना, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, डिक्शनरी, ये जो सारा है आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं जो है अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मुझे ये बताओ कि पाइथन से स्टार्ट करें या जिस तरीके से सिलेबस दे रखा है उस तरीके से स्टार्ट कर ले। स्टार्टिंग में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फ्लो चार्ट है, एल्गोरिथम है, सूडो कोड, डिकम्पोजिशन क्या होता है, यहाँ से शुरू करें या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग से शुरू करें। जल्दी से बोलो भी कहाँ से शुरू करना है। सिलेबस वाइज जैसे सिलेबस दे रखा है वैसे कर लेते हैं, मुझे भी वही सही लग रहा है कि जिस तरीके से सिलेबस दे रखा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ओके, देखो फिर से शेयर कर रही हूँ, देखो हाँ जी, ये जो है ये आपका पूरा सिलेबस है भाई, ये जो आपका पार्ट 1 वाला है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, दिखाई दे रहा है ना सभी को। ये आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस है पूरा, है ना, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फिर आपके फंडामेंटल डेटा हैंडलिंग, फ्लो कंट्रोल, फंक्शंस क्या होंगे, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सॉर्टिंग, है ना, कीवर्ड्स और पाइथन मॉड्यूल, ये पूरा आपका जो है सिलेबस है। और ये आपकी पूरी यूनिट है, टोटल 149 पेजेस हैं, पूरी आपकी पाइथन है, आपको इससे एडिशनल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ आपकी अपडेटेड है, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई बच्चा बताएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, क्या समझ रहे हो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग से, बता दीजिए भाई, तक मैं चाय पी लेती हूँ। बताओ भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। बिल्कुल सही, पीडीएफ अपडेटेड है। पूनम कहाँ कहाँ सोए रहते हो भाई, ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आप लोग तो ऐसे बिहेव ही मत किया करो कि भाई आप लोगों को जैसे, ये तो आप पढ़ चुके हो भाई, आप ऐसे फील करो कि आपको सब कुछ आता है।
कि रितु आप फोन कर रहे हो क्या? ये जो आप बार बार ये जो फोन कर रहे थे आप थे क्या? क्लास के टाइम पे मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि फोन मत किया करो, है ना? अच्छा आप नहीं थे। देखो, हाँ जी देखो, 4 स्टेप होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करके हम उस प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी चीज है हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस इन द सेंस, अगर मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल दूं कि कोई आपके सामने रो रहा है, अगर ये लड़की है और ये आपके सामने रो रही है, तो आप क्या करोगे? पूछोगे ना कि बहन क्या हो गया, क्यों रो रही है ना? आप इसकी प्रॉब्लम को क्या करने की कोशिश करोगे, एनालिसिस करने की कोशिश करोगे कि भाई इसको क्या हो रखा है, ये क्यों रो रही है ना? तो आपने क्या किया, प्रॉब्लम को एनालिसिस किया, यानी कि स्टेप 1। उसके बाद आपने क्या किया, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड सॉल्यूशन एंड डेवलप एल्गोरिथम। भैया आपने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया और सोचा कि भाई किस तरीके से मैं इसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूँ, या किस तरीके से हम जो है इसकी हेल्प कर सकते हैं। लाइफ में किसी ना किसी ने किसी ना किसी की तो मदद की होगी, है ना? याद आया किसी का कुछ? इसके बाद है कोडिंग ऑफ द सॉल्यूशन, कि भाई यहाँ पे जो है कोडिंग की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो है कंप्यूटर की भाषा में बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि हमने कोड में बना लिया है ना। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो आप एक प्लान सा बना लेते हो कि हाँ मुझे इस तरीके से इसकी मदद करनी है ताकि ये खुश हो जाए, है ना? कोडिंग ऑफ द सॉल्यूशन। फिर जो है, भाई जरूरी नहीं ना कि जो आपके दिमाग में आया है, भाई आपके दिमाग में एक आइडिया आया और आपने सोचा कि इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं ना कि वो काम भी करे। तो हम क्या करेंगे, टेस्टिंग और डिबगिंग करेंगे। टेस्टिंग एंड डिबगिंग, कि भाई टेस्ट करने से अगर कोई एरर आ रही है या जो है प्रॉपर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ और ट्राई करोगे कि शायद इस तरीके से इसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो इस तरीके से आपका काम चलता है। ये पहला स्टेप है, ये आपका दूसरा स्टेप है, ये आपका तीसरा स्टेप और ये आपका चौथा स्टेप है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, एक तरीके से जो है एक तरीके से एक ऐसा वो है कि आप इस तरीके से एक एफिशिएंट और इफेक्टिव प्रोग्राम जो है तैयार करें, जिससे जो है आप क्या कर सके भाई, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड फाइनली इम्प्लीमेंटिंग द एल्गोरिथम। ठीक है, डिबगिंग वो होता है, देखो बग होता है, देखो पहले समझो बग क्या होता है। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज बग एंड व्हाट इज डिबगिंग? कोई बच्चा बताएगा भाई? बहुत महारथी है हमारे पास, बताओ बग और डिबग क्या होता है। हाँ, बग क्या हो गई, एरर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपने टेस्टिंग की है, अगर आपने टेस्टिंग की अपने प्रोग्राम को और आप कुछ लगाना भूल गए और कुछ भी हो गया, तो वो आपकी बग होती है। और उसी बग को यानी कि उसी एरर को क्या करना, रेक्टिफाई करना। उसी एरर को क्या करना है, रेक्टिफाई करना, यानी कि दूर करना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिबगिंग। एक तरीके से आपसे कुछ गलती हो गई, आपने उसको क्या किया, ठीक किया, तो वो क्या हो जाएगा, डिबगिंग। और बग क्या होगा आपका, एरर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, आपकी प्रॉब्लम, एल्गोरिथम, ये सारी चीजें। 4 स्टेप हो गए जो हमने देखा कि हमने जो है प्रॉब्लम को एनालिसिस किया, फिर हमने जो है डेवलप किया एल्गोरिथम को, यानी कि सॉल्यूशन, और जो है क्या कर लिया, डेवलप करवा दिया। उसके बाद हमने क्या की, जो हमने सॉल्यूशन निकाला उसको कोडिंग किया, और लास्ट में क्या किया, टेस्टिंग और डिबगिंग करवा दिया। ठीक है, तो ये 4 बेसिक स्टेप होते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन से 4 स्टेप होंगे,
प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन से 4 स्टेप होते हैं, कमेंट जो है फटाफट बता दीजिए कौन से 4 स्टेप है। मैं इनको हटा देती हूँ ताकि आप बता सको। बताओ भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन से 4 बेसिक स्टेप होंगे, कौन से 4 स्टेप होंगे भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग में? एक मैसेज कर रहे हो तो 2 हो रहे हो। गीता, मैंने तो अभी तक आपका कोई 2 मैसेज नहीं देखे हैं बच्चे, और कोई बात नहीं, हो रहे हैं तो आप अपना आंसर करो, है ना। 4 जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं, फटाफट जो है फटाफट बोलो भाई। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा भाई? पहले स्टेप में क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। एनालिसिस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे? आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस द प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे? एल्गोरिथम को डेवलप करवाएंगे, डेवलपिंग एल्गो या सॉल्यूशन या डेवलपिंग एल्गोरिथम। थर्ड में क्या करेंगे भाई? कोडिंग करेंगे, कोडिंग द सॉल्यूशन। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? टेस्टिंग एंड डीबगिंग। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, जो है 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि कौन सा जो है आपका स्टेप नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, या कौन सी साइकिल में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आंसर करते रहा करो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, एनालिसिस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को मैंने एनालिसिस किया। एनालिसिस द प्रॉब्लम इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम वेरी क्लियरली, यानी कि बिल्कुल बेसिक क्या है कि भाई क्लियरली हम किसी की प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल क्या है और किस तरीके से मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। लिस्ट द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कोर फंक्शनली ऑफ प्रॉब्लम, फिगर आउट इनपुट्स, है ना। तो ये चीजें आ जाएंगी। इसके बाद देखो, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। डेवलपिंग एन एल्गोरिथम की क्या कह रहा है कि सेट ऑफ प्रिसाइज एंड सिक्वेंशियल स्टेप रिटन अ सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम कैन बी रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज। ये एल्गोरिथम को हम रिटर्न करेंगे किसमें? नेचुरल लैंग्वेज में। देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम फॉर अ प्रॉब्लम अमंग विच वी कैन सेलेक्ट अ मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। ठीक है, कोडिंग क्या होगा? कोडिंग को जो है एल्गोरिथम रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, यानी कि हम जो है कोडिंग करेंगे, यानी कि जो आपका प्रोग्राम है उसको हम किस में लिखेंगे? एक एल्गोरिथम लिखेंगे जो कि आपके कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर को क्या समझ आता है? 0 और 1 की भाषा, यानी कि मशीन लैंग्वेज। And hence it can be converted into machine language and do so program based on that algorithm written in high level program and computer get desired solution। समझ में आया भाई? समझ में आया? एल्गोरिथम क्या होता है? एक इंग्लिश लाइक होता है एल्गोरिथम, सबने लिखा है एल्गोरिथम। जिस बच्चे ने बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक किया है, एल्गोरिथम लिखा है कि नहीं लिखा? एल्गोरिथम आता है ना किस तरीके से लिखते हैं? स्टेप 1, स्टेप 2, है ना, स्टेप 3। याद है कि भूल गए मेरे प्यारे बच्चों? याद है कि भूल गए? टेस्टिंग एंड डिबगिंग, लास्ट में क्या करेंगे? प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे? उसको डिबग करेंगे, यानी कि रेक्टिफाई करेंगे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट इज एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम एंड व्हाई वी नीड एल्गोरिथम, कि हमें एल्गोरिथम की जरूरत क्यों पड़ी भाई, है ना। तो एल्गोरिथम क्या होता है? सेट ऑफ प्रिसाइज and sequential set of steps written to solve a problem and get a desired output। क्या बोल रहा है कि भाई एक तरीके से जो सीधी सीधी भाषा जो आज तक आप पढ़ते हैं, दैट इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है ना। हाँ, एल्गोरिथम हैज डेफिनेट बिगिनिंग एंड डेफिनेट एंड, मतलब डेफिनेट बिगिनिंग होती है, डेफिनेट एंड होता है। इट लीड टू डिजायर्ड रिजल्ट इन फाइनाइट अमाउंट टाइम और फॉलोड करेक्टली। ठीक है, अब हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी भाई इसकी? एल्गोरिथम हेल्प प्रोग्रामर टू विजुअलाइज द इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिथम जो है वो मदद करती है कि इसको प्रोग्रामर को विजुअलाइज द इंस्ट्रक्शन, ताकि इंस्ट्रक्शन को क्या कर सके? विजुअलाइज कर सके क्लियरली। एल्गोरिथम एनहांस द reliability, accuracy and efficiency of obtaining solution। Algorithm is the easiest way to describe the problem without going into too much detail।
यानी कि जैसे प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग में क्या आता है, प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन नहीं लगाया तो एरर आ जाएगी, आपने कुछ और नहीं किया तो एरर आ जाएगी। लेकिन ये जो है एक तरीके से इंग्लिश लाइक होता है, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देनी होती है ना। एज कम्पेयर टू प्रोग्राम आसान होता है, तो एल्गोरिथम जो है वो प्रोग्रामर को मदद करता है ताकि उसको इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियरली विजुअलाइज हो, क्लियरली उसको दिखाई दे, है ना। एल्गोरिथम एनहेंस द रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन। एल्गोरिथम इजीएस्ट वे टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम, मतलब एल्गोरिथम क्या है, एक आसानी भाषा में डिस्क्राइब करता है किसको, प्रॉब्लम को, विदाउट गोइंग थ्रू मच डिटेल, बिना ज्यादा डिटेल दिए। एल्गोरिथम लेट्स प्रोग्रामर अंडरस्टैंड फ्लो ऑफ प्रॉब्लम कंसियसली। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है कि व्हाई वी नीड एल्गोरिथम। समझ में आया कि हम एल्गोरिथम का क्यों हम यूज कर रहे हैं? समझ में आया एल्गोरिथम का यूज क्यों किया जा रहा है? बोलो भाई, समझ में आया कि एल्गोरिथम को क्यों यूज कर रहे हैं? इसके बाद आता है एक अच्छे एल्गोरिथम की क्या जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि क्या होंगी। तो सबसे पहले है प्रिसिजन। द स्टेप आर प्रिसाइजली स्टेटेड और डिफाइंड, मतलब जो स्टेप होते हैं वो क्लियरली क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। यूनिकनेस होता है, रिजल्ट ऑफ स्टेप आर यूनिकली डिफाइंड एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट एंड द रिजल्ट आर प्रीसीडिंग स्टेप। ठीक है। फाइनाइटनेस की अगर मैं बात करूँ तो एल्गोरिथम ऑलवेज स्टॉप आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। एक एल्गोरिथम क्या होता है कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, जैसे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। मतलब 7 8 तक जो है आपके एल्गोरिथम खत्म हो जाता है। एक फाइनाइट जो है फाइनाइटनेस रहती है कि भाई इतने इतने स्टेप होंगे। ठीक है भाई। इनपुट क्या होता है, एल्गोरिथम रिसीव सम इनपुट और एल्गोरिथम प्रोड्यूस सम आउटपुट, मतलब कुछ इनपुट को रिसीव करेगा और कुछ आउटपुट आपको क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है। इसके बाद देखो, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड व्हाइल राइटिंग एल्गोरिथम, कि भाई कौन कौन से जो है वो हमें पॉइंट्स जो है क्लियरली आइडेंटिफाई रखने हैं जब हम किसी एल्गोरिथम को लिख रहे हैं। द इनपुट टू बी टेकन फ्रॉम द यूजर, कि भाई हमें जो इनपुट है वो कहाँ से लेनी है, यूजर से लेनी है। प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन टू बी परफॉर्म्ड टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, द आउटपुट डिजायर्ड बाय द यूजर। ठीक है भाई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को हम किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरीके से जो है आपके जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है आपका फ्लो चार्ट और एक होता है आपका सूडो कोड। ठीक है। अब एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट किया जाता है दो तरीकों से, एक होगा आपका फ्लो चार्ट और एक होगा आपका सूडो कोड। अब यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करवा देती हूँ कि कंपोनेंट ऑफ एन एल्गोरिथम, कंपोनेंट क्वेश्चन आ जाए कि एल्गोरिथम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट एल्गोरिथम के कौन कौन से होंगे, पहला होगा इनपुट, फिर होगा आपका प्रोसेसिंग, ठीक है, और थर्ड हो जाएगा आपका आउटपुट। बहुत बढ़िया गीता, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं किसके, एल्गोरिथम के, कि कुछ इनपुट, फिर प्रोसेसिंग करना और कुछ आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर देना। तो ये आपका पूरा जो एल्गोरिथम की कहानी है। अब हम एल्गोरिथम को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो हम फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का मतलब होता है क्या, फ्लो चार्ट का क्या मतलब हो जाएगा भाई, हाँ, मतलब फ्लो चार्ट आपका क्या हो जाएगा भाई, फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। पिक्टोरियल क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है। फ्लो चार्ट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इट्स अ डायग्राम मेड अप ऑफ बॉक्सेस, मतलब ये डायग्राम होता है जिसमें बॉक्सेस से बना होता है। अब वो बॉक्सेस अलग अलग होते हैं, लाइक इनपुट के लिए अलग बॉक्स होगा, अगर आपको जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए आपका अलग बॉक्स होगा, कनेक्टर के लिए आपका अलग होगा, मतलब बहुत सारे जो है यहाँ पे हम यूज करते हैं इनका। तो एक तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को क्या करवाते हैं, सॉल्व करवाते हैं। ठीक है भाई। तो बहुत सारे बॉक्सेस हैं, लाइक डायमंड हो गया, अदर शेप्स के बहुत सारे हम यूज करते हैं। और हर एक स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन प्रोसेस, मतलब हर एक स्टेप बाय स्टेप आपका क्या होता है, प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्यूशन प्रोसेस है। ठीक है। एरो इन द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो, मतलब जो एरो जो रिप्रेजेंट की जाती हैं वो किसको बताती हैं कि जो आपका जो फ्लो चार्ट है वो आपका क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो को, एंड लिंक अमंग द स्टेप, और उन स्टेप्स के बीच में क्या दे रहा है, लिंक का प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। इसके बाद देखो, ये बेसिक फ्लो चार्ट्स के सिंबल हैं जो आपने बिल्कुल बेसिक जो है किए होंगे, और फ्लो चार्ट के सिंबल से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है और पीवाईक्यू में आया हुआ है। इसलिए ये जो सिंबल्स हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। बेसिक सिंबल्स के साथ साथ आपको एडवांस सिंबल भी याद रखने हैं, आएगा भी एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है। देखो भाई, स्टार्ट एंड स्टॉप ये थोड़ा सा इस तरीके से होगा भाई, सर्कल की फॉर्म। देखो यहाँ से राउंड कर रखा है तो इस तरीके से सर्कल की फॉर्म, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में होता है ये। ठीक है। और ये आपका जो है स्टार्ट और एंड होता है, ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेटर सिंबल, इसको हम टर्मिनेटर सिंबल भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि टर्मिनेटर सिंबल किसको कहा जाता है, तो स्टार्ट और एंड वाले सिंबल को टर्मिनेटर कहा जाता है। इस तरीके से राउंड की शेप में होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। इट इंडिकेट वेयर द फ्लो स्टार्ट्स और एंड, मतलब ये इंडिकेट करता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे आपका फ्लो चार्ट एंड होगा। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। मेरे साथ साथ बोलते चलो। उसके बाद है प्रोसेसिंग। जब भी आपका प्रोसेस होगा तो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्शन सिंबल भी कहा जाता है। मे भी क्वेश्चन आ जाए कि एक्शन सिंबल कौन सा होगा, 4 ऑप्शन आपको दे दे, है ना। तो जो प्रोसेस वाला सिंबल होता है वो आपका एक्शन सिंबल कहलाता है। इट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस, एक्शन, अ सिंगल स्टेप। ठीक है। उसके बाद होता है जब भी आप डिसीजन, मतलब ट्रू फॉल्स इस तरीके से करवा रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, यस नो के फॉर्म में, तो आपका डिसीजन के लिए हम यूज करते हैं दैट इज डायमंड सिंबल। और इट इज फॉर डिसीजन और ब्रांचिंग पॉइंट, यूजुअली यस और नो, है ना। ज्यादातर ए जो है वो बड़ा होगा, बी से या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, यानी कि ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है, या तो यस होगा या फिर नो होगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द आंसर द पाथ गेट स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस। और जो भी आपका आंसर होगा, यस होगा तो आगे हम कौन से स्टेप पे जाएंगे, नो होगा तो आगे हम कौन से स्टेप पे जाएंगे। तो जैसे ही हमें आंसर मिल जाएगा, हमें जो है, हमें कितने पाथ मिल जाएंगे, मतलब 2 रास्तों में हम चले जाएंगे। ऐसा होता है ना, किया है ना सभी ने। इस तरीके से ये डायमंड का सिंबल है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये आपका यस है तो फर्दर आगे कुछ और होगा, नो होगा तो फर्दर पीछे चला जाए, कुछ इस तरीके से जो है चीजें रहती हैं, या फिर नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो यानी कि 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका इनपुट आउटपुट, है ना। और ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये तो आपका रेक्टेंगल टाइप है, और इस तरीके से ये थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा होता है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा। ठीक है। तो ये आपका पैरेललोग्राम की शेप में होगा, और ऑल्सो कॉल्ड डेटा सिंबल। इसको क्या कहा जाएगा, डेटा सिंबल। इसको क्या कहेंगे, एक्शन सिंबल। और इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटर। तो ये जो अदर नाम है इनको याद रख लेना। ठीक है भाई। और ये क्या है, डिसीजन के लिए है, जिसको अपन डायमंड सिंबल भी बोलते हैं। और ये पैरेललोग्राम के शेप में होगा, जो हम यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट डेटा के लिए, है ना। इनपुट आउटपुट के लिए ये पैरेललोग्राम का यूज किया जाएगा। उसके बाद आती है एरर। एरर जो, ये जो एरो होती है ये आपका क्या बताती है, कनेक्टेड टू शो ऑर्डर फ्लो बिटवीन दिस, मतलब बिटवीन शेप। जैसे स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद जो भी आपको इनपुट देनी है, इस तरीके से ये वाला सिंबल आ गया। तो ये जो है, मतलब इसके बाद कौन सा आएगा, तो ये आपका कनेक्टर बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका एरो बता रहा है। ठीक है भाई। तो ये आपके बेसिक सिंबल्स हैं जो आपने, मतलब नॉर्मली जब आपने फ्लो चार्ट बनाए होंगे तो इस तरीके से यूज किए होंगे। लेकिन एडवांस सिंबल से भी क्वेश्चन आता है ना। और एडवांस सिंबल कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये और सिंबल है जो कि आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। ठीक है।
तो ये तो आपका प्रोसेस हो गया, ये आपका टर्मिनल यानी कि स्टार्ट और एंड वाला सिंबल हो गया, ये आपका डिसीजन यानी कि डायमंड वाला हो गया, है ना। और ये आपका इनपुट वाला हो गया, ठीक है, ये तो हमने कर लिए हैं। और एक ये जो ये वाला जो है, ये आपका किसका काम कर रहा है, कनेक्टर का काम करता है, किसका काम करता है, कनेक्टर का, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे जो है ऑन पेज रेफरेंस भी बोल रहे हो। एग्जाम में आया है आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक D++ भी एग्जाम में आया था सीजीटी वाले में, कि भाई मैनुअल इनपुट जो है वो कौन से सिंबल से दी जाती है। तो सिंबल को याद रखो, आगे से छोटा पीछे से बड़ा। मैनुअली इनपुट जो अगर मुझे देनी है, मैनुअली इस तरीके से हम देंगे, ठीक है। मैनुअल ऑपरेशन करना है तो ऊपर से इस तरीके से, ठीक है, ये सारे मैनुअल के सिंबल हैं। और ये आपका डॉक्यूमेंट का हो गया, इस तरीके से नीचे इस तरीके से गोल से। और मल्टीपल डॉक्यूमेंट है तो इसी के पीछे आपके 2-3 और लग जाएंगे तो आपका मल्टीपल आ जाएगा। ये आपका डेटाबेस का है तो आपको पता ही है सबको, है ना। ये आपका ऑल्टरनेट प्रोसेस है, ये आपका डेटा है, डेटा यानी कि जो इनपुट आउटपुट के लिए है, जो हमने पढ़ा, ठीक है, जिसको अपन डेटा सिंबल भी बोलते हैं। ये आपका मर्ज का है, ये आपका ऑफ पेज रेफरेंस है। तब की जैसे, हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। ये आपका डिले, ये आपका प्री डिफाइंड प्रोसेस, ठीक है। तो ये कुछ नए सिंबल है यहाँ पे, बाकी तो सारे तो आपके पुराने ही हैं, है ना। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपके याद रखनी है। डॉक्यूमेंट, मल्टी डॉक्यूमेंट, मैनुअल इनपुट, मैनुअल प्रोसेस जो है ऑपरेशन कैसे किया जाता है, इनको जो है अपना जो है उसमें रखना है, रिवीजन में रखना है ना। पर दिक्कत ये है कि एक बार पढ़ते हो, अरे समझ में आ गया, दोबारा रिवीजन नहीं करते भाई, सबसे बड़ी दिक्कत, ठीक है। तो ये सिंबल्स याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। ये आपका जो है राइट एन एल्गोरिथम टू अ डिवाइड अ नंबर एंड डिस्प्ले द क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, नंबर को डिवाइड करना है और उसके जो क्वेश्चन आएगा उसको क्या करना है, डिस्प्ले करना। तो आपका क्या हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये आपके 3 मेन कंपोनेंट है किसके, एल्गोरिथम के। तो दो नंबर्स टू बी डिवाइडेड, दो नंबर आपके क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड नंबर 1, नंबर 2, गेट द क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डिवीजन। आउटपुट क्या मिलेगी आपको, क्वेश्चन भी तो निकालना है, ठीक है। के बाद है एल्गोरिथम किस तरीके से लिखेंगे, इनपुट है 2 नंबर, दो नंबर को हमने इनपुट किया, एंड स्टोर दैम num1 और num2, उन दो नंबर्स को हमने, एक नंबर को हमने num1 में स्टोर करवा दिया, दूसरे नंबर को हमने num2 में स्टोर करवा दिया। कंप्यूट num1 डिवाइड बाई 2, मतलब num1 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, num2 से, ठीक है भाई। एंड स्टोर द क्वेश्चन इन num3, इनका जो क्वेश्चन है किसमें करेंगे भाई, num3 में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है num3 को क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। नैन्सी देखो, ये आप लोगों की क्लास नहीं है, अगर आप लोगों को नहीं लेनी तो मत लीजिए, क्योंकि ये जो है आपका EMRS और BPSC यानी कि बिहार वालों बच्चों के लिए है। और जिन बच्चों को ये था कि भाई हमें आप लोगों का था कि हमारी रिवीजन हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ऐड किया है। लेकिन अगर आप लोगों को है कि भाई हमारा हो चुका है, तो भाई आप रहने भी दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है सेम, अगर मुझे फ्लो चार्ट को लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टार्ट, स्टार्ट यानी कि इस तरीके से, स्टार्ट और एंड सिंबल को किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट और एंड सिंबल को क्या कहेंगे, स्टार्ट और एंड सिंबल को क्या कहेंगे भाई, क्या नाम था स्टार्ट और एंड सिंबल का, स्टार्ट और एंड सिंबल को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों की 2-3 बार ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। स्टार्ट और एंड सिंबल को किस नाम से जाना जाएगा, टर्मिनेटर, बहुत बढ़िया, टर्मिनेटर, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, और इसका ये क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा भाई, इस सिंबल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, इस सिंबल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा।
हाँ जी, ये वाला सिंबल कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा भाई, डेटा सिंबल और एक्शन सिंबल कौन सा होगा। हाँ, प्रोसेस वाला कौन सा हो जाएगा, प्रोसेस वाला, ये जो प्रोसेस वाला है ये क्या हो जाएगा, एक्शन सिंबल, और ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा, डेटा। हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो था हमारा फ्लो चार्ट, ये था हमारा फ्लो चार्ट। किसी भी बच्चे को फ्लो चार्ट एल्गोरिथम में कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। एल्गोरिथम को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक तो है आपका फ्लो चार्ट और सेकंड है आपका सूडो कोड, है ना। तो फ्लो चार्ट हमने कर लिया है, अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सूडो कोड। तो फ्लो चार्ट में किसी को भी दिक्कत है तो बता दीजिए, अदरवाइज अपना जो सेकंड वाला है कि हम इसको जो है फ्लो चार्ट को और किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो हम पढ़ेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया पूनम, बहुत बढ़िया भाई। सिर्फ क्लास में याद नहीं करने, क्लास के बाद भी रिवीजन किया करो भाई, क्लास के बाद भी रिवीजन किया करो। पढ़ते हो नहीं बिल्कुल भी, फिर हाय हाय करते रहते हो, है ना। यहीं पे होमवर्क देती हूँ आप सभी को, यहीं पे होमवर्क देती हूँ। होमवर्क देती हूँ 5, 5 क्वेश्चन लिख के लाने हैं फ्लो चार्ट के, 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन लिख के लाने, किसके, फ्लो चार्ट के, फ्लो चार्ट के 5 क्वेश्चन लिख के लाने हैं। क्वेश्चन दू क्या, फ्लो चार्ट के क्वेश्चन दू, लिख लाओगे। हाँ, सारा पढ़ लो, है ना। पहले सब कुछ पढ़ लिया है फिर भी पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, रिवीजन अपने आप वो कर नहीं सकते, है ना। अब कोई होमवर्क लिखो भाई, होमवर्क लिखो, चलो होमवर्क लिखो। क्वेश्चन 1 लिखना है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट लिखना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत बार किया भी होगा। टू एड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का फ्लो चार्ट लिखना है अलोंग विद एल्गोरिथम। एल्गोरिथम भी लिखना है भाई, ठीक है। देखती हूँ क्या करके लाते हो, इन सिंपल इंग्लिश, नॉर्मल लैंग्वेज में जिस तरीके से अपन लिखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर को ऐड करने का आपको एल्गोरिथम भी लिखना है और फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है। समझ में आया भाई, समझ में आया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, सेकंड क्वेश्चन है, लिखो सारे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखना है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, ठीक है। DAF मैंने लिख दिया है, टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर perimeter of rectangle along with algorithm। आपको क्या करना है, एरिया और पेरीमीटर का क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, उसका फ्लो चार्ट भी लिखना है और एल्गोरिथम भी लिखना है। लिखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन करो भाई। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन मुझे भेजेंगे भाई, टेलीग्राम ग्रुप पे सारे बच्चों के आने चाहिए, नहीं तो देख लेना कल सबकी वो होगी। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट 2 की पावर 4, ठीक है, अलोंग विथ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम भी लिखना है और फ्लो चार्ट भी लिखना है, एल्गोरिथम भी और फ्लो चार्ट भी। 2 क्वेश्चन और दे रही हूँ,
हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन लिखो। फोर्थ क्वेश्चन लिखो भाई। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट to determine the larger of two numbers, larger of two numbers, ठीक है, along with algorithm। अरे भाई अभी तो कर लो, नहीं तो सही में मुझे गुस्सा आ जाएगा। अभी वाली क्लास तो कर लो, कल वाली क्लास को कल देखेंगे। पता भी है कितनी बार आप लोगों का ये सारी चीजें हो चुकी हैं। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखो। लास्ट क्वेश्चन लिखो भाई। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट even number from 2 to 10 की पावर 4, मतलब 2 से लेके 10 की पावर 4, यानी कि ठीक है 2 की पावर 10 की पावर 4 यूजिंग अ लूप अप्रोच। कौन सी अप्रोच अपनानी है? लूप की, ताकि आपको लूपिंग का कंसेप्ट भी रिकॉल हो जाए। सी प्लस प्लस में लूपिंग के कंसेप्ट पढ़े थे ना, तो लूप अप्रोच। ठीक है, और साथ के साथ क्या लिखना है? एल्गोरिथम भी लिखना है। ठीक है, एल्गोरिथम भी लिखना है। 2 से लेके 10,000 के बीच का, 10 लाख, सॉरी 1 लाख है ना, इसके बीच के आपको क्या करने हैं? इवन नंबर भी प्रिंट करवाने हैं। बहुत बढ़िया रितु, अच्छे से मस्का लगाओ मैम, हमें आपसे हमें अच्छा लगता है, अच्छा बार बार पढ़ने का। सही है बेटा, सही है। चलो ये 5 क्वेश्चन है भाई, सबको करके लाने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा सूडो कोड वाला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, है ना। जो सूडो कोड वाला पार्ट है वो शुरू करेंगे भाई। सबने नोट डाउन कर लिया? सबने नोट डाउन कर लिया भाई? हर तरीके का, हर टाइप का क्वेश्चन किया है, बहुत सिंपल भी दिया है, एरिया को भी फाइंड आउट करने का दिया है, पावर का भी दिया है, उसके बाद जो है आपका लार्जर का भी दिया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन दिए हैं भाई, करके लाने। ओके ग्रेट, अब हम अपना सूडो कोड स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ओके भाई, थैंक यू। लेकिन मुझे आप लोगों से एक शिकायत रहती है, लेकिन जब रिव्यू का टाइम आता है तो आप बिल्कुल रिव्यू नहीं करते हो। जैसे बच्चे पूछते हैं कि मैम कैसा पढ़ाती है, तो कोई बच्चा, एक सिंगल स्टूडेंट भी जाके रिप्लाई नहीं करता कि भाई हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एटलीस्ट आपको जैसा भी लगे आप बताया तो करो। ठीक है, हाँ जी। अब देखो सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड क्या होता है भाई? सूडो कोड का मतलब है इट्स नॉट रियल, मतलब रियल कोड नहीं है। सूडो कोड इज अनदर वे रिप्रेजेंट टू एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है फ्लो चार्ट, एक होता है आपका सूडो कोड। ठीक है, तो दूसरा तरीका है एल्गोरिथम को सूडो कोड से क्या करने का? रिप्रेजेंट करने का। ठीक है भाई, इट इज एन इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड बाय प्रोग्रामर टू राइट एल्गोरिथम। ये क्या है? आपकी इनफॉर्मल लैंग्वेज है। प्रोग्रामर मतलब प्रोग्रामर क्या करते हैं? एल्गोरिथम को राइट करते हैं। ठीक है भाई, इट डज नॉट रिक्वायर स्ट्रिक्ट सिंटैक्स एंड टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट। ठीक है भाई, जो आपका देखो नैन्सी, जो आपका टेलीग्राम का फ्री वाला ग्रुप है, जो टेलीग्राम का फ्री वाला ग्रुप है, वहां पे बच्चे जब पूछते हैं कि मैम का किसने पेड कोर्स ले रखा है, मैम अच्छा पढ़ाती हैं, कैसा करवाती हैं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डेड क्लास दे देते हैं, वो भी जो है प्रॉपर सिलेबस की नहीं होती है। ठीक है,
तो इसलिए जो है हर किसी को ऑनलाइन कोर्स लेने में डर लगता है, आप सभी को पता है। तो एटलीस्ट आप वहाँ पे अपना रिव्यू तो दे ही सकते हो कि क्लासेस कैसे होती है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है, डज नॉट रिक्वायर स्ट्रिक्ट सिंटेक्स एंड टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट, मतलब ये कोई मतलब बहुत स्ट्रिक्ट सिंटेक्स नहीं होता है जो कि टेक्नोलॉजी आपका सपोर्ट करे, ठीक है। इट इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एल्गोरिथम वुड डू, है ना। ये क्या करता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताता है व्हाट एल्गोरिथम वुड डू, ठीक है। इट इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन रीडिंग एंड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर, ठीक है भाई। देयर इज नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग अ सूडो कोड एग्जिस्ट, ठीक है भाई। मतलब कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है सूडो कोड को राइट करने का, मतलब कोड आपका क्या करे, एग्जिस्ट। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं आपके, यूज टू राइटिंग अ सूडो कोड, क्या कौन कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं, इनपुट का यूज करते हैं, कंप्यूट का यूज करते हैं, प्रिंट का, इंक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट का, इफ, एल्स, वाइल, ट्रू, फॉल्स, है ना। हाँ जी, ये आपका सूडो कोड का एग्जांपल है। सेम आपका जो हमने पहले किया था कि भाई आपका राइट एन एल्गोरिथम डिस्प्ले द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एक नंबर का स्क्वायर आपको जो है क्या करना है, लिखना है, डिस्प्ले करवाना है। तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट हो जाएगी। इनपुट में आपके क्या हो जाएंगे, एक सेकेंड पहले सूडो कोड को समझ लो रोकर, बच्चे एक बार सूडो कोड को समझ लो, फिर हम जो है दोनों में डिफरेंस में आप लोगों को क्लियर करवा दूंगी, एटलीस्ट आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना, क्या दूसरा क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, number whose square is required, multiply the number by itself to get to square of number, ठीक है। अब आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा दोनों में डिफरेंस। देखो एल्गोरिथम, देखो एल्गोरिथम और सूडो कोड देखो। एल्गोरिथम क्या कह रहा है, इनपुट अ नंबर एंड स्टोर इट ना, मतलब मैंने एक 5 लिया, इनपुट अ नंबर, सपोज मैंने 5 ले लिया और इसको किस में स्टोर कर लिया, नम इज इक्वल टू 5 में, मतलब नम में मैंने 5 जो है वो स्टोर करवा दिया, ठीक है। कंप्यूट नम इंटू नम, मतलब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, प्रोसेस किया, क्या नम इंटू नम की क्या कर दी, मल्टीप्लाई करवा दी। अब नम इंटू नम की मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और प्रिंट स्क्वायर, ठीक है। और जो इसका स्क्वायर होगा उसको क्या कर देंगे, स्टोर करवा देंगे, और स्क्वायर को क्या कर देंगे, स्टोर इट इन स्क्वायर, मतलब किस में स्टोर करवा दिया, इस 25 को मैंने स्क्वायर में स्टोर करवा दिया, फिर लास्ट में क्या करेंगे, स्क्वायर को क्या करेंगे, प्रिंट करवा, ठीक है। तो ये तो था हमारा एल्गोरिथम। अब सूडो कोड में क्या किया, सूडो कोड में मैंने इनपुट लिया, इनपुट में मैं क्या ले रही हूँ, मैंने इनपुट में क्या लिया, नम, और देखो ये सारे कैपिटल में लिखे हुए हैं, ये ध्यान देना है आपको, है ना। इनपुट में मैंने क्या लिया, नम, नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, आप एक एक भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी, आपको मतलब कोई भी नंबर दो आपको उसका क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। तो कंप्यूट स्क्वायर, नेक्स्ट में मैंने क्या किया, कंप्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू नम इंटू नम, क्या करवा दिया, नम इंटू नम में क्या कर दिया, मतलब स्क्वायर में, मतलब कंप्यूट जो था इसका जो रिजल्ट है वो किसमें स्टोर करवा दिया, स्क्वायर में, और फिर क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे स्क्वायर में। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे हम डिटेल में चीजें बता रहे हैं कि नंबर लिया है, उसको स्टोर करवाया, पूरा एक प्रॉपर एल्गोरिथम लिखा है। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने छोटा छोटा, है ना, मतलब लिखा इसी तरीके से है, लेकिन जो है हमने थोड़ा सा और कोड को क्या करवा दिया, कम करवा दिया, है ना। डायरेक्ट इनपुट में क्या ले लिया हमने, क्या यूज किया, यहाँ पे इनपुट का यूज किया, इनपुट में हमने क्या ले लिया, नम ले लिया। नेक्स्ट हमने स्क्वायर में डायरेक्ट क्या करवा दिया, नम इंटू नम करवा दिया, हमें ऐसे बताने की जरूरत नहीं है कि स्टोर करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में प्रिंट करवा दिया, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनपुट, कंप्यूट, जो है प्रिंट, ये सब हम कहाँ पे यूज करते हैं, सूडो कोड के अंदर यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है हम वाइल का, इफ एल्स का, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, जो है इन सब का हम यूज करते हैं किसके अंदर, सूडो कोड के अंदर, ठीक है। और इसी का मुझे फ्लो चार्ट लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे, स्टार्ट, रीड, हम क्या करेंगे, इनपुट में क्या लेंगे, नम लेंगे, स्क्वायर में इन दोनों को करवा दिया, लास्ट में प्रिंट करवा दिया स्क्वायर, और लास्ट में क्या करवा देंगे, स्टॉप करवा देंगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। हाँ, एक एल्गोरिथम का छोटा रूप, बिल्कुल आप इस तरीके से बोल सकते हो कि एल्गोरिथम को और हमने क्या कर दिया है, कंसाइज करवा दिया है, एल्गोरिथम को हमने और जो है यहाँ पे छोटा करवा दिया है, ठीक है।
समझ में आया भाई? समझ में आया? समझ में आया? डिफरेंस क्लियर हुआ? रोकर रोकर समझ में आया बच्चे? समझ में आया भाई? समझ में आया? एल्गोरिथम, एल्गोरिथम में हम सूडो कोड में लिखते हैं, फ्लो चार्ट में लिखते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा भाई? फ्लो ऑफ एन एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड एज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स दैट आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस। मतलब किसमें एग्जीक्यूट करवा रहे हैं? सीक्वेंस में जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। बट समटाइम द एल्गोरिथम में रिक्वायर एग्जीक्यूटिंग सम स्टेप कंडीशनल और रिपीटली। मतलब एक ही चीज को हम क्या कर रहे हैं? बार बार रिपीट कर रहे हैं। और वो चीज हम कहाँ पे यूज करते हैं? लूपिंग में यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? इन सब सिचुएशन एल्गोरिथम कैन बी रिटन यूजिंग किस किस में? सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटेशन। ठीक है? अब सीक्वेंस में क्या आएगा, सिलेक्शन में क्या आएगा और जो है रिपीटेशन में क्या आएगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे आपका पेपर सब्जेक्टिव हो जाता है तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ज्योति। हाँ जी, सबसे पहला आता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में जिसका हम यूज करते हैं, तो सिलेक्शन इन एल्गोरिथम रेफर टू कंडीशनल। कंडीशनल किसका यूज करेंगे भाई? इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, है ना? which means performing operation sequence of step depending on the true false value of the given conditional। तो क्वेश्चन आ जाए कि सिलेक्शन में किसका यूज करते हैं? तो सिलेक्शन में कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इफ और एल्स का यूज किया जाता है। ठीक है? के बाद देखो, हाँ, आपको कुछ नंबर ऑफ जो है 50 वर्ड्स लिखने हैं, 100 लिखने हैं, 200 वर्ड लिखने हैं। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके पास लाइनिंग में जो है आपको जगह दे रखी होगी कि इतने आपको इतने में लिखना है। ठीक है? तो राइट एन एल्गोरिथम सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले लार्जर नंबर, लार्जर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स में से आपको लार्जर बताना है, तो उसका आपको सूडो कोड, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखना है। तो प्रैक्टिस करके देख लेना इसकी। ठीक है? कर लोगे ना? अगेन आपको सूडो कोड, फ्लो चार्ट और जो है आपको एल्गोरिथम बताना है, तो आप इसको कर लोगे। केस डिसमिस हो गया भाई? अच्छा है, मतलब केस या तो क्लियर हो जाता, लेकिन एटलीस्ट वो सब्जेक्टिव का पैटर्न तो बताना चाहिए ना। ठीक है? तो ये सारे जो है, ये सारे आपको ये बता रखा है कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है? तो इन सबकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं एक बार आपको इनका बता देती हूँ। सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटेशन। ठीक है? तो सिलेक्शन में आपका क्या आ जाएगा? सिलेक्शन में आपकी क्या आ जाएंगी भाई? सिलेक्शन में आपका क्या आ जाता है? कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज इफ एल्स वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है? इफ एल्स वाली पार्ट आ जाएंगी भाई कंडीशन के अंदर। तो आपका जो है इफ कंडीशन भी होती है, फिर इफ एल्स भी होती है, फिर हम इफ एल्स लेडर भी बोलते हैं। ठीक है? रिपीटेशन में आपके क्या आ जाते हैं? रिपीटेशन में आपका लूप आ जाता है। ठीक है? रिपीटेशन में आपके क्या आ जाएंगे? लूप आ जाएंगे। ठीक है? जो भी आपकी लूपिंग स्टेटमेंट होती हैं, वो सारी आपकी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है? आपको एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे हम लूपिंग का यूज करेंगे। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक जो है आपको सीक्वेंस बताता है, यानी कि क्या होगा? द स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम आर एग्जीक्यूटेड ऑफ टॉप टू बॉटम। मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक। ये आपका यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ तक आपको लिखना है। ऊपर से नीचे तक जो आपने प्रोग्राम लिखा है,
वो आपको बताना है कि भाई आपने जो लिस्ट किया है, जो आपने लिखा है, वो करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं, वो आपका किस में आ जाएगा, सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 3 चीजें होती हैं और जिनको हम आगे जो है पाइथन में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये आपका कई सारे मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए ही हैं, और ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं, आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज डीकम्पोजिशन, है ना, ये लास्ट टॉपिक है आपका। अगर आप यहाँ पे टॉपिक देखना चाहो तो ये देखो, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेप ऑफ प्रॉब्लम, एनालिसिस द प्रॉब्लम, डेवलपिंग एल्गोरिथम, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ये चारों स्टेप हमने किए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो इतना सारा हमने कर लिया है, लास्ट टॉपिक डिकम्पोजिशन करने वाले हैं, उसके बाद ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाए। ठीक है, देखो अब डिकम्पोजिशन क्या होता है भाई, डिकम्पोज करना, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, है ना, यही होता है डिकम्पोजिशन, है ना। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे पास, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैंने छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, उनको क्या किया, कन्वीनियंटली और आसानी से मैंने उनको क्या करवाया, सॉल्व करवाया। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम ऑल्सो मीन्स एनालाइजिंग इट्स सब प्रॉब्लम इन डिटेल। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग टाइम, मतलब डिकम्पोजिशन जो है वो आपका जो है टाइम को और एफर्ट्स को जो है अलग अलग तरीके से क्या करवाती है भी, मदद करवाती है, ताकि हम टाइम और एफर्ट्स को क्या कर सके, रिड्यूस कर, मतलब कम कर सके, है ना। सब प्रोग्राम टू बी असाइन डिफरेंट एक्सपर्ट इन सॉल्विंग का सच प्रॉब्लम, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, ताकि हम उसको जल्दी से सॉल्व कर सके, हमारा टाइम वगैरह सब बच सके। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग टाइम एंड एफर्ट, टाइम एंड एफर्ट जो है आपका सेव होता है, टू गेट कंप्लीट सोल्यूशन, आपको प्रॉपर एक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है भाई, इस तरीके। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज पार्ट 1 इसका प्रॉब्लम का, तो ये आपका क्या है, पार्ट 2। ठीक है, अब ये फर्दर क्या हो जाएंगी, सब प्रॉब्लम हो जाएंगी, सब प्रॉब्लम 1, सब प्रॉब्लम 2, है ना, यहाँ पे सब प्रॉब्लम 3, सब प्रॉब्लम 4, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से क्या होता है कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझते, पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी, देन फिर मैं आंसर करूंगी। हाँ जी, अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन है कि डिकम्पोजिशन द टास्क ऑफ क्रिएटिंग, एक सेकेंड रुकना भाई, डिकम्पोज द टास्क ऑफ क्रिएटिंग मोबाइल ऐप। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, डिकम्पोज करना है, टास्क ऑफ क्रिएटिंग मोबाइल ऐप, आपको क्या करना है, क्रिएट करवा रहे हो मोबाइल ऐप को। अब आप इसको किस तरीके से क्रिएट करवाओगे, बताओ भाई। बताओ भाई किस तरीके से क्रिएट करवाओगे, बताओ क्या क्या चीजें हो जाएंगी, मतलब कौन कौन सी छोटी छोटी चीजों को आप इसमें पार्ट में ऐड करोगे, बताओ। सबसे पहली, सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा कि भाई आप जो मोबाइल ऐप बना रहे हो, आप जो मोबाइल की ऐप बना रहे हो, वो किस पर्पज से है, कौन से पर्पज से है, किस लिए, कौन सी ऐप को आप क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ ऐप टू बी क्रिएटेड, कि
किस तरीके की ऐप जो है वो आप क्रिएट करना चाहते हो, एजुकेशन से रिलेटेड है, फन से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, या जो है किसी खाने से रिलेटेड है, या घूमने से रिलेटेड है, किस चीज से आपकी ऐप रिलेट करती है, पहले आपका वो हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई ब्रेक डाउन द ये सब सही है, लेकिन भाई मैंने आपको प्रॉपर एक मोबाइल ऐप को क्रिएट करने का बताया, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताओ ना, एनालिसिस द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी बताओ ना भाई, रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी। मोबाइल ऐप आपके हाथ में है तो मोबाइल ऐप की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले तो हमें देखना है कि किस टाइप की आपको ऐप की जरूरत है। ठीक है, यानी कि कौन सी ऐप बनवाना चाहते हो। उसके बाद मतलब उसके बाद जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन सी हो जाएगी, हु द टारगेट, थोड़ा अपने माइंड को ब्रॉड करो भाई। टारगेट ऑडियंस फॉर द ऐप इज, ठीक है, कि भाई जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, देखो भाई अगर आप 4-5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का खर्चा करके एक ऐप बनवा रहे हो, तो सबसे पहले आपने आपका जो आप जिसके पास भी गए हो ऐप बनवाने के लिए, वो आपसे ये पूछेगा कि भाई आपकी जो ऐप है वो किसके लिए, कौन से पर्पज के लिए है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपसे क्या पूछेगा कि भाई जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, आप जो है किड्स को टारगेट करना चाहते हो, बूढ़े लोगों को टारगेट करना चाहते हो, जो मीडियम उसके आते हैं उनको करना चाहते हो, सबको करना चाहते हो, इंडिया के करना चाहते हो, बाहर के करना चाहते हो, कहाँ कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट करोगे। ठीक है भाई, क्योंकि अगर आप कुछ बना रहे हो, अगर आपने दुकान खोली है और आप उसमें सामान लेके आए हो, तो यानी कि सेल तो जरूरी है ना। अगर आपने 10 लाख अपनी दुकान पे लगा दिए तो बिना सेल के करोगे क्या, है ना। तो ऐप क्यों बना रहे हैं, ताकि आपको 2 पैसे बचे। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या होगा, इसके बाद है व्हाट द यूजर इंटरफेस ऑफ द ऐप विल बी। अब जो यूजर है वो किस तरीके से इंटरफेस करेगा आपके ऐप पे, मतलब क्या क्या इनपुट चाहिए, मतलब आपके ऐप पे आ रहा है लॉगिन करने के लिए, साइन अप करने के लिए, साइन इन करने के लिए, अगर आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो तो साइन इन लॉगिन वगैरह तो करते हो ना, तो सेम चीज आ गई है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो फिर व्हाट द ऐप का जो ग्राफिक्स है वो कैसा है। ठीक है, किस टाइप की ऑडियो आपको इंक्लूड करनी है, आपकी ऐप स्टार्ट हो रही है, कौन सी ऑडियो आ रही है, क्या चीजें हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म कैसा है, मतलब जब भी आपकी ऐप जो है बिल्ड करवा रहे हो कौन से सॉफ्टवेयर में करवा रहे हो। ठीक है, यूजर जो है वो किस तरीके से नेविगेट करेगा, एडिशनल सर्विस क्या क्या आप दे रहे हो बाकियों से अलग, ताकि लोग आपकी ऐप के ऊपर आए। ठीक है, और फिर आपकी ऐप को किस तरीके से टेस्ट वेस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, एक तरीके से डिकम्पोज है, छोटे छोटे पार्ट्स को किया है, और लास्ट में जो फाइनल क्या था मोबाइल ऐप को बनाना, तो इन सारी चीजों को जुड़ के आपकी क्या बन जाएगी, मोबाइल ऐप बन जाएगी। ठीक है, तो ये होता है एक तरीके से डिकम्पोजिशन, और रियल लाइफ में हम इसको इस तरीके से यूज, ठीक है, मतलब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है, कि भाई इस तरीके से जो है डिकम्पोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे होमवर्क है, आपका होमवर्क क्या है, 5 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को दे रखे थे, और एक और क्वेश्चन है आपका नीड फॉर डिकम्पोजिशन, कि डिकम्पोजिशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ये आप क्वेश्चन लिख के लाओगे अपनी कॉपी में, और कुछ पॉइंट्स जो है बताओगे मुझे कि नीड क्या क्या है डिकम्पोजिशन की, कि क्यों हम जो है डिकम्पोजिशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करके लाओगे। 5 क्वेश्चन मैंने आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के दिए थे वो कर। ठीक है भाई, तो ये आपका ऑल अबाउट जो है क्या है, कि आपका जो पहला जो वो वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। कल से हम अपना पाइथन वाला पार्ट शुरू करेंगे।
ठीक है, या फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, सूडो कोड, डिकम्पोजिशन, ये सारा स्टेप हमने कर लिया है। किसी को भी यहाँ तक डाउट है तो बता दो, किसी को भी यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो मुझे बता दीजिए। बताओ भाई, कुछ भी डाउट है तो बता दो। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। कोई डाउट है तो बता दो बच्चे। ग्रेट। बीसीए तक थी भाई, बीसीए तक। एमसीए में तो बस, जो बीसीए में जितना अच्छे से पढ़ा था वो सारा एमसीए में तो ऐसे ही निकल गया था। बीसीए तक अच्छा रहा था। ठीक है, ओके भाई, तो क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं थी भाई, कॉलेज टॉपर थी। ठीक है, बीसीए में कॉलेज टॉपर थी, यूनिवर्सिटी तो नहीं थी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी क्लास को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से करके आना। ठीक है, और कल अपना पाइथन पढ़ेंगे। हाँ, एक एक चीज याद रखना भाई, जो मैंने आज करवाया है उसका टेस्ट होगा कल। उसका टेस्ट होगा, कम से कम जो है 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपना रेडी होके आना और आज की क्लास को बहुत अच्छे से करके आना, और अपने कुछ एमसीक्यू की भी चाहे भले ही प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कल मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। जो पहले होमवर्क दिया है वो टेस्ट होगा, चेक होगा। उसके बाद जो है आपके क्वेश्चन का टेस्ट होगा, देन हम पाइथन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास भले ही लंबी हो जाए, लेकिन आपका जो आज वाला है वो कल पूरा रिवाइज होना चाहिए और अच्छे से करके आना है। ठीक है, तो क्लास को, आज की क्लास को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं। बाय बाय सभी को, टेक केयर भाई, है ना, पढ़ते रहो अच्छे से।